हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज सारंग गुप्ता, योर साइंस एंड मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, राइट। और इसमें भी हम पर्टिकुलर टॉपिक आज चूज करने वाले हैं जो कि है हमारा इनर्शिया, जो कि हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आता है फोर्स के बाद। एंड देन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऐसे ही न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, उस पे भी हम कुछ क्वेश्चंस आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए इनको अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। इनमें क्या करना होता है, आपको एक केस बेस्ड कोई स्टोरी टाइप आपको कुछ दिया होता है, पैराग्राफ, उसको आपको पढ़ना होता है। फिर उस पैराग्राफ के बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने उस पैराग्राफ से रिलेटेड पढ़े होते हैं, राइट। तो देखते हैं वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। जब कई सारी फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रही हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर, डू नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब वो सारी फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक साथ काम कर रही हैं और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, और मोशन में है तो मोशन में ही है। मतलब जो वो अप्लाइड फोर्सेस हैं सारी की सारी, उनका जो इफेक्ट हो रहा है, उनका जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है, वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो उन फोर्सेस को, देन दीज फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस फोर्सेस। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने स्टार्टिंग में ही बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। जब भी एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट यानी कि उसका टोटल जो है वो जीरो आता है, तो हम उसको उस केस में क्या बोलते हैं, उसको बैलेंस फोर्सेस। और अगर जीरो से ज्यादा आता है, मतलब जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस। अब यहाँ पर कहा गया है, टू पार्टीज पुल द अपोजिट एंड्स ऑफ द रोप। हमारे पास एक रोप है इस तरह से, और यहाँ पर हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक पार्टी वन और एक पार्टी टू। तो लेट सपोज पार्टी वन में हमारे पास दो जने हैं, लाइक दिस। एक दूसरे को ये होल्ड करके इन्होंने रोप को पकड़ रखा है। एंड लेट सपोज पार्टी टू में भी हमारे पास दो ही जने हैं जिन्होंने इस रोप को होल्ड कर रखा है, राइट। नाउ लेट पार्टी वन अप्लाई अ फोर्स F1 ऑन द रोप। ये पार्टी वन जो है, ये क्या कर रही है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, इस रोप को इधर की साइड खींच रही है, दिस साइड। और कितना फोर्स लगा रही है, F1। तो हमने उस फोर्स को किससे शो कर दिया, F1 से। और जो पार्टी टू है वो अपनी साइड खींच रही है और कितना फोर्स लगा रही है, F2। तो ये पार्टी टू इस रोप को, ये जो रोप है आपकी, ये पार्टी टू इस रोप को किस साइड खींच रही है, अपनी साइड। एंड फोर्स कितना लगा रही है, F2 का लगा रही है। इफ इक्वल फोर्सेज F1 एंड F2 आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली ऑन द रोप, अगर दोनों ही फोर्सेज जो इस रोप पे लग रहे हैं, F1 और F2, वो आपस में इक्वल हैं, F1 और F2 आपस में इक्वल हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ये पार्टी वन इसको इस वाली डायरेक्शन में खींच रही है और पार्टी टू इसको इस वाली डायरेक्शन में खींच रही है, तो इसका मतलब रोप अभी कहीं नहीं मूव करेगी। द रोप विल नॉट मूव आइदर साइड, ना तो पार्टी वन की साइड आएगी ना ही पार्टी टू की साइड आएगी, क्योंकि इस केस में उस रोप के ऊपर लगने वाली दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस आउट कर रही हैं। इसका मतलब ये बैलेंस फोर्सेस है, राइट। इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इट यहाँ पर रोप के लिए आया, रोप जो है वो रेस्ट में रहेगी, बिकॉज द इक्वल फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। जो इक्वल फोर्सेस हैं वो बैलेंस कर रही हैं, एंड दीज फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस फोर्सेस। एज द रोप रिमेन्स प्रैक्टिकली स्टिल,
रोप क्या है, प्रैक्टिकली स्टिल है, एक जगह रुकी हुई है एंड डज नॉट मूव। सो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस फोर्सेस कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। बैलेंस फोर्सेस कोई भी एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, राइट। इसका मतलब एक्सेलरेशन किसी भी केस में नहीं होगा अगर उस पर कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, बैलेंस फोर्सेस। यानी कि वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा ड्यू टू बैलेंस फोर्सेस। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि एक रोप पर दो पार्टीज फोर्स लगा रही हैं, ये वाली F1 ये वाली F2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, बट दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं क्योंकि इक्वल है, एंड दीज फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस फोर्सेस। और बैलेंस फोर्सेस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, यानी कि ना तो वो स्पीड को यानी वेलोसिटी को ना तो वो बढ़ाती हैं ना वो कम करती हैं। देयर इज नो चेंज, राइट। तो अब आगे का समझ लेते हैं। ये सब तो हमने कर लिया। अब ये हो गया हमारा पैराग्राफ, ठीक है, ये हमारा हो गया केस पूरा का पूरा। अब इसके ऊपर हमें क्या करने होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो 4 आते हैं, 1 मार्क ईच। तो ये एक पूरा क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का बनता है, 4 मार्क्स का बनता है, राइट। तो देखो इसमें पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, डिफाइन बैलेंस्ड फोर्सेस। अब बैलेंस फोर्सेस की पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगी। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन दीज फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस फोर्सेस। अब चाहे आप इस आंसर में ये वाली डेफिनेशन लिख दो जो हमने यहाँ पर पढ़ी, या फिर आप अपने आंसर में वो वाली डेफिनेशन लिख दो जो हमने चैप्टर करते हुए पढ़ी थी, जो हमने नोट्स में लिखी हुई थी, राइट। तो दोनों डेफिनेशंस यहाँ पर आपकी ठीक मानी जाएंगी। तो ये आपका यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन कवर हो गया। अब दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है गिव एन एग्जाम्पल। अब देखो ऐसा हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आंसर इसमें हो, और ऐसा हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आंसर इसमें ना हो। आपको खुद से सोचना पड़े, आपको खुद से अप्लाई करना पड़े कोई ना कोई कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा गया है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हमें कोई एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना है जिससे हम ये शो कर सकें कि हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है कि हाँ, फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल सबके दिमाग में आता है वो ये है कि एक बैट्समैन जो होता है क्रिकेट में, एक बैट्समैन जो होता है वो क्या करता है, हिट करता है बॉल को, हिट द बॉल बाय हिज बैट। और जैसे ही वो बॉल को हिट करता है अपने बैट से, उसकी बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाती है, इट्स डायरेक्शन चेंजेस। उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जिस डायरेक्शन में वो अपने बैट से उस बॉल को भेजना चाहता है वो उस डायरेक्शन में चली जाती है। तो वो बैट से क्या लगा रहा है, वो बैट से लगा रहा है फोर्स, और फोर्स से क्या हो रही है, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जो बॉल आ रही थी अब उसने बैट से उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। कैन बैलेंस फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन? नो, बैलेंस फोर्सेस डू नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। कोई भी एक्सेलरेशन बैलेंस फोर्सेस नहीं प्रोड्यूस करती हैं। इसका मतलब ना तो उनमें कभी स्पीड बढ़ेगी ना कभी स्पीड कम होएगी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्सेस लग रही होगी वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहेगा, ना उसकी स्पीड बढ़ेगी ना ही उसकी स्पीड कम होगी। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर्स इन फिजिक्स? फोर्स से आप क्या समझते हो? तो फोर्स की सिंपल सी एक डेफिनेशन आपने पढ़ी है जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, अ पुश और पुल, अ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो हम या तो उसको पुश कर रहे हैं अंदर की साइड, या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, राइट। तो अ पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। तो इस तरह से आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक पैराग्राफ आपको दिया होता है और उसके बेसिस पर आपको 4 पार्ट करने होते हैं।
अब वो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली भी हो सकते हैं जो कि आपको इस पैराग्राफ के अंदर ही मिल जाए आंसर, और कुछ आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकते हैं जो कि आपने पढ़े हुए हैं, राइट। तो देखो अब आगे का क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट का मतलब होता है अंदरूनी, जो एक अंदर वाली प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। हर एक ऑब्जेक्ट की एक अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है, एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना। अपोज करना का मतलब है किसी चीज के खिलाफ जाना। एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। हमने पढ़ा था इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में आए हुए चेंज को अपोज करती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। अगर आप एक रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में लाना चाहोगे तो वो उस चीज को अपोज करेगी, उसके खिलाफ जाएगी। अगर आप एक मोशन वाली ऑब्जेक्ट को रोकना चाहोगे तो वो उस चीज को अपोज करेगी, उसके खिलाफ जाएगी। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है, इनर्शिया बोला गया है। आगे पढ़ते हैं। देखो इन्होंने यही यहाँ पर यही लाइन लिखी है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ऑब्जेक्ट की वो अंदरूनी प्रॉपर्टी जिससे कि वो अपोज करती है, रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को, चाहे वो रेस्ट से मोशन में आना हो, मोशन से रेस्ट में आना हो, उस अंदरूनी प्रॉपर्टी को ही क्या बोला गया है, इनर्शिया बोला गया है। आगे पढ़ते हैं। लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट शो मोर अपोजिशन टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो लार्ज बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा ट्रक, उसको रेस्ट से मोशन में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। अगर वो ट्रक रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर आप उसको मोशन में लाना चाहते हो तो आपको एक हाई फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ट्रक का जो इनर्शिया है, जो लार्ज और हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इनर्शिया जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर उनको रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है तो यू नीड अ वेरी हाई फोर्स, राइट। सो अ हेवियर बॉडी हैज मोर इनर्शिया देन अ लाइटर बॉडी। तो ये भी इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि एक हैवियर बॉडी का इनर्शिया, एक भारी बॉडी का इनर्शिया एक लाइटर बॉडी से ज्यादा होता है। मोर द मास मोर इज द इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। लेसर द मास लेसर इज द इनर्शिया, जितना कम मास उतना ही कम इनर्शिया होगा। अ ट्रक हैज मच मोर इनर्शिया देन अ कार। एक ट्रक का बहुत ज्यादा इनर्शिया होता है एक कार के मुकाबले, क्योंकि कार होती है बहुत छोटी, उसका मास होता है कम as compared to the truck. So it is easier to set in motion a stopped car than a truck. एक कार को रेस से मोशन में लाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा जितना कि एक रुके हुए ट्रक को मोशन में लाने के लिए लगाना पड़ेगा। क्योंकि कार का मास है कम, ट्रक का मास है बहुत ज्यादा, तो ट्रक का जो इनर्शिया होगा वो बहुत ज्यादा होगा, कार का इनर्शिया कम होगा, राइट। We can say that the mass indicates inertia of a body. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मास है वो इनर्शिया से जुड़ा हुआ है। बेसिकली मास से इनर्शिया का पता चलता है। एंड इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय, यहाँ पर बॉडी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, तो चाहे ऑब्जेक्ट लिखा हो चाहे बॉडी लिखा हो एक ही बात होती है। इज मेजर्ड बाय इट्स मास, उसको किससे मेजर किया जाता है, मास से मेजर किया जाता है। द हैवियर अ बॉडी the greater is the force required to change its state and greater is its inertia. जितनी ज्यादा हैवी बॉडी उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। और वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा भी, ठीक है, कि अगर इनर्शिया ज्यादा है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि उस बॉडी का मास ज्यादा होगा। अगर मुझे कहा गया है कि ए ऑब्जेक्ट का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, हाई इनर्शिया, वाइस वर्सा का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, और बी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो लो है, तो इस बात से मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए का मास ज्यादा होगा, हाई मास होगा, और बी का मास कम होगा। किसकी वजह से बोल पा रहा हूं मैं, इनर्शिया की वजह से बोल पा रहा हूं। तो हम इन दोनों बातों को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा,
किसी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है तो उसका मास भी ज्यादा होगा। ऐसे ही अगर किसी बॉडी का इनर्शिया कम है तो उसका मास भी कम होगा। अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका मतलब इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है डिफाइन इनर्शिया। आपको क्या डिफाइन करना है? इनर्शिया को डिफाइन करना है। तो इनर्शिया, ये आपकी पूरी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, एग्जैक्टली सेम आपकी ये डेफिनेशन यहाँ से आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट में कहा गया है गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा और मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनर्शिया बेसिकली तीन होते हैं, मेन जो होते हैं वो है सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। वो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस में रहना चाहेगा? मोशन में ही रहना चाहेगा, वो रेस्ट में नहीं आना चाहता। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। एक थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो कि ये कहता है आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, उसमें कोई भी चेंज वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो उस चेंज को अपोज करेगा। जैसे कि आप किसी हिली एरियाज में अगर ट्रेवल करते हैं, जैसे ही कार या बस में आप बैठे हुए हो, आपकी बस अगर इधर टर्न लेती है तो आपकी बॉडी दूसरी साइड मूव कर जाती है, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे थे आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है, इसलिए वो चेंज इन डायरेक्शन को क्या करती है? अपोज करती है। अगर आपकी बस राइट साइड मुड़ रही है, एक शार्प टर्न ले रही है, कार या बस जिसमें भी आप बैठे हो, तो आपकी बॉडी कहाँ मुड़ेगी? आपकी बॉडी कहाँ मूव होएगी? आपकी बॉडी मूव होएगी ऑन दी लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं inertia of direction. So how many types of inertia? There are three types. Inertia of rest, which states that if an object is at rest, then it tends to remain at rest due to inertia of rest. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इनर्शिया रिलेटेड टू मास? इनर्शिया मास से कैसे रिलेटेड है? तो ये चीज हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये सब मैं रब कर देता हूँ और मैं इस चीज को आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ इस चीज को पढ़ा है। हमने यहाँ पर इस चीज को पढ़ा है, ये रहा, मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, लेसर द मास, लेसर इज द इनर्शिया। यानी कि जितना ज्यादा आप मास बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका इनर्शिया बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप मास कम कर दोगे उतना ही कम आपका इनर्शिया हो जाएगा। राइट, तो ये आंसर भी आपको यहाँ पर मिल गया इसके अंदर ही। मेंशन द टाइप, डी पार्ट देखते हैं हम। मेंशन द टाइप ऑफ इनर्शिया व्हेन अ कार टेक्स अ शार्प टर्न एंड वी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो अभी हमने इसी की बात की कि जब एक कार एक शार्प टर्न लेती है, एकदम से टर्न लेती है, तो हमारी जो बॉडी है, हम जो मूव करते हैं वो कहाँ मूव करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है अगर कार राइट साइड मूव कर रही है तो वी विल मूव इनटू द लेफ्ट साइड, और अगर कार लेफ्ट साइड मूव कर रही है तो हम कहाँ मूव करेंगे? राइट साइड में मूव करेंगे। राइट, तो ये कौन सा इनर्शिया है हमारे पास, इसका टाइप बताना है, तो हमारा डी पार्ट का आंसर आएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। राइट, तो इस तरह से हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाते हैं। इसके अलावा अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ और चीजें भी मैं आपको बताऊंगा जनरल लाइफ से रिलेटेड। जल्दी से इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। Two persons A and B boarded a bus for their hometown.
दो पर्सन्स थे, एक का नाम ए, एक का नाम बी। एट रैंडम हमने कोई भी नाम रख लिया है, ए और बी। अब वो उन्होंने एक बस पकड़ी है अपने घर के लिए। देवर हैप्पी दैट दे गोट अ गुड सीट। वो दोनों अपना मस्त जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमें बढ़िया सी सीट मिल गई है, अब तो टेंशन फ्री होके घर पहुंच जाएंगे। When conductor came to them for ticketing, जब कंडक्टर उनके पास आया टिकट काटने के लिए, they were surprised to know that they had boarded a wrong bus। तब उनको पता चला कि वो तो गलत बस में बैठ गए हैं, तो उनको एकदम से टेंशन होने लगी। एकदम से उन्होंने रिक्वेस्ट करना शुरू किया। दे रिक्वेस्टेड द कंडक्टर टू स्टॉप द बस। उन्होंने कहा भाई बस रोक दो, बस हमें तो यहीं उतार दो जल्दी से। और मिस्टर ए जो थे, जो ये पहले पर्सन थे, ये तो इतने पैनिक में आ गए कि इन्होंने बस को रुकने का वेट भी नहीं किया। बस पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी और ये इन्होंने कूदना शुरू कर दिया। बस हल्के हुई, स्लो डाउन हुई बस, और इन्होंने कूदना शुरू कर दिया। और वो भी कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर बस आगे की तरफ जा रही है, ये बस की डायरेक्शन है, तो ये मिस्टर ए पीछे की डायरेक्शन में कूद रहे हैं। तो क्या होगा? एकदम से इनको चोट लगेगी। क्यों चोट लगेगी अभी आगे डिस्कस करते हैं। ये बात मिस्टर ए को नहीं पता थी क्योंकि उन्होंने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा था, लेकिन कंडक्टर ने ये चैप्टर पढ़ रखा था। तो कंडक्टर कह रहा है मिस्टर ए रुक जाओ। वो एकदम से उसको पीछे की तरफ खींच लेता है एंड टोल्ड हिम टू वेट फॉर द बस टू स्टॉप। और बोलते हैं कि भाई रुक जाओ, बस रुक जाने दो, फिर उतरना आराम से, अदरवाइज ही माइट बी सीरियसली इंजर्ड। नहीं तो आप बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाओगे, चोट लग जाएगी बाय जंपिंग आउट ऑफ द बस इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। अगर आप गलत डायरेक्शन में उतर गए, बस इधर जा रही है, बस इधर जा रही है और आप इधर कूद रहे हो, तो आपको बहुत तगड़े वाली चोट लगने वाली है। राइट? तो ये बात किसने कही? कंडक्टर ने कही, क्योंकि कंडक्टर पढ़ा लिखा था, कंडक्टर ने ये चैप्टर पढ़ रखा था जो अब आप पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब आपको ये सारी समझ होनी चाहिए। हालांकि बस से कूदना, चलती हुई बस से कूदना पूरी तरह से गलत है, बट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर बहुत ही इमरजेंसी है, तो भी आपको बस की अपोजिट डायरेक्शन में नहीं कूदना चाहिए। अगर बस ऐसे जा रही है तो आपको ऐसे नहीं कूदना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एकदम से रुकेगी। जैसे आप कूदोगे अपोजिट डायरेक्शन में, आपकी बॉडी उस चीज को क्या करेगी? अपोज करेगी ड्यू टू इनर्शिया। आपकी बॉडी मोशन में थी, बस मोशन में थी, आपकी बॉडी मोशन में थी, आप एकदम से कूद के रुकना चाह रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपकी बॉडी उस मोशन को क्या करेगी? उस रेस्ट वाली पोजीशन को क्या करेगी? अपोज करेगी। आपको एक झटका लगेगा और झटका लगने की वजह से आप गिर सकते हो। गिरने की वजह से आपको बहुत ज्यादा इंजरी आ सकती है, बस के नीचे गिर सकते हो, कहीं भी गिर सकते हो। तो इसलिए हमें कभी भी चलती हुई बस से, कार से या ट्रेन से नहीं कूदना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए। लेकिन अगर कभी बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होती है तो उसको उतरने का क्या सही तरीका होता है? अगर बस इस डायरेक्शन में है तो मिस्टर ए को भी इसी डायरेक्शन में उतरना चाहिए और थोड़ी देर तक कुछ स्टेप्स मिस्टर ए को चलना चाहिए, धीरे धीरे बस के साथ साथ मोशन में रहना चाहिए और फिर धीरे धीरे रुक जाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? मिस्टर ए की बॉडी एकदम से मोशन से रेस्ट में नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। मोशन से रेस्ट में आना है मिस्टर ए को, तो एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। और धीरे धीरे आने की वजह से वो अपने आप को संभाल पाएंगे, उनको ज्यादा झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में कूद जाते तो उनकी बॉडी एकदम से मोशन से किस में आ जाती? रेस्ट में आ जाती। उनको बहुत तेज झटका लगता और वो गिर जाते। राइट? उनको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो व्हाई डिड द कंडक्टर स्टॉप मिस्टर ए फ्रॉम जंपिंग आउट ऑफ द स्लोइंग डाउन बस? क्यों इसलिए स्टॉप किया? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको बस से नीचे उतरना है तो आपको बस को रुकने का इंतजार करना पड़ेगा, अदरवाइज ही गॉट ही गेट इंजरी। नहीं तो उसको क्या हो जाएगी? मिस्टर ए को इंजरी हो जाएगी। राइट? तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि बस से, ट्रेन से कभी भी उतरने की वैसे जरूरत नहीं है। और कभी बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी के केस में हो तो जिस डायरेक्शन में आपकी बस या ट्रेन मूव कर रही है, और वो भी स्लो डाउन पोजीशन में होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो डाउन पोजीशन में होनी चाहिए, तो आप उसी डायरेक्शन में उतर जाओ। थोड़ा सा एक दो कदम आगे चलो, तीन चार कदम आगे चलो, फिर जाके आप रुको, ताकि आपको जो झटका लगने वाला है एकदम से, आपकी बॉडी जो अपोज करने वाली है वो ज्यादा
ना करे और आपको चोट ना लगे। Why did he tell him that he was jumping out in the wrong direction? वो wrong direction में क्यों jump कर रहा था ये पता चल गया। कंडक्टर ने बोला ना मिस्टर ए को कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जंप कर रहे हो, तो रॉन्ग डायरेक्शन में इसलिए जंप कर रहा था क्योंकि बस इधर जा रही थी और मिस्टर ए कहाँ कूद रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में। और जबकि सही तरीका क्या है कि बस इधर जा रही है तो मिस्टर ए को भी इसी डायरेक्शन में जंप करना चाहिए और वो भी थोड़ा सा चलते हुए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फोर्स। फोर्स डिफाइन करना है, वही अपुश और पुल। अपुश और अपुल इज नोन एज फोर्स, ये जो हमने सबसे पहले पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर। डिफाइन इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, अ बॉडी, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगी। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक पैराग्राफ आपको दिया होता है, केस सीन आपको दिया होता है, आपको उसको पढ़ना होता है। कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पे पूछे जाते हैं, जनरली 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब उन 4 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली इन्हीं पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगे, डायरेक्ट आंसर्स होंगे। कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको अपने नोट्स से गो थ्रू करना पड़ेगा, बुक्स से गो थ्रू करना पड़ेगा, जो आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आपकी नॉलेज चेक की जा सकती है, राइट। सो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इस सबको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और अच्छे से क्लियर कर लेना, राइट। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल आंसर इट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।